So the last time I guess we were talking about this case, that is SKS Limited. So all of you have read the case? Okay. So we have to calculate the salary for the employees of SKS Limited in the question. What all do we have to calculate? Firstly, we have to calculate dearness allowance, and then we have to focus on HRA. So two things that we have to compute. How will they be computed? According to the following terms of service. तो टर्म्स ऑफ सर्विस में क्या लिखा हुआ है? Dearness allowance is paid 10% of basic pay subject to a maximum of 5,400. So I hope this sentence is clear. जितना भी बेसिक पे किसी एम्प्लॉय को मिल रहा है उसका 10% मिलेगा डियरनेस अलाउंस, और मैक्सिमम किसी को जो डियरनेस अलाउंस मिल सकता है दैट इज 5,400. उससे ज़्यादा किसी को नहीं देना है, राइट? नेक्स्ट वी हैव HRA इज कंप्यूटेड एज पर द फॉलोइंग स्केल. तो HRA कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? बेसिक पे अगर आपकी अप टू 10,000 है देन 10%. कैन एनीवन टेल किस चीज का 10%? किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है? यस Sir, 10% of salary. विच सैलरी? यू हैव टू बी स्पेसिफिक. बेसिक सैलरी. हाँ, ठीक है. तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर आपको सिर्फ परसेंटेज नजर आ रहा है, सो द सेफ अजम्पशन इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑन बेसिक पे और बेसिक सैलरी, जो भी आप बोलना चाहो. नाउ अगर किसी की बेसिक सैलरी 10,000 से ऊपर है, ठीक है, 10,000 तक है तो 10%, 10,000 एक से लेकर 25,000 तक है तो उसे 1,000 रुपये तो फिक्स्ड HRA मिलेगा ही, और 20% ऑफ बेसिक सैलरी अबव 10,000. कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट डज दिस मीन? अगर किसी की सैलरी, जैसे मान लो नीचे फातिमा का दिया हुआ है कि फातिमा की सैलरी 14,000 है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फातिमा के लिए HRA? Sir, 1,000 plus 20% of 4,000. नाइस नाइस. सो सिंपल लैंग्वेज में हमको बताया हुआ है कि HRA कैसे कैलकुलेट करना है. अब हम इसको मैनुअली हाथ से तो फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक रजिस्टर में टेबल बना के फटाफट से कर सकते हैं. हमें ये सीखना है कि हम एक्सेल में इस काम को कैसे करेंगे. लास्ट बेसिक पे के लिए जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं वो है कि अगर बेसिक सैलरी 25,000 से ऊपर है तो 4,000 प्लस 30% ऑफ वॉट एवर इज एक्स्ट्रा अबव 25,000. अब हमको यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जनवरी 2013 के लिए पेरोल पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 10 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है. उन सब के नाम यहाँ पर गिवन है, बेसिक सैलरी का फिगर यहाँ पर है. क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर पेरोल ऑफ SKS लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. ओके. किसी को भी डाउट हो किसी भी पार्ट के बारे में तो प्लीज पूछना. लेट अस स्टार्ट. सो सबसे पहले हमको यहाँ पर जो दो चीज़ें ऐड करनी होती हैं वो होता है, पहले तो हम डालते हैं कंपनी नेम. तो हमारा कंपनी नेम है SKS लिमिटेड. फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू टेल. फिर आगे हमें बताना है कि किस पीरियड के लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं.
तो पीरियड है हमारा जनवरी 2013. सो नाउ यू कैन हैव बोथ द इंफॉर्मेशन हियर. यहाँ से ही स्टार्टिंग करनी है. तो सबसे पहले तो हमें जो पेरोल की डिटेल्स हैं उनको इस शीट में डालना है. तो कौन कौन से डिटेल हमको चाहिए? हमको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी गिवन है, एम्प्लॉय का नाम और बेसिक सैलरी गिवन है. तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे. पीडीएफ से कॉपी करने का आसान तरीका यही है कि पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, कॉपी, एंड देन गो टू एक्सेल. जहाँ पर आपको उस टेक्स्ट को पेस्ट करना है वहाँ पर लाने के बाद में आप पेस्ट कर सकते हो. तो सिंपल पेस्ट करोगे तो फॉर्मेटिंग आ जाएगी यहाँ पर साथ में. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज दिस ऑप्शन, मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग. हमको पीडीएफ का फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, हम एक्सेल में अपना फॉर्मेटिंग बनाएंगे. सो इस ऑप्शन को यूज करेंगे, मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग. तो आपके सेल्स छोटे बड़े नहीं होंगे, रेगुलर साइज में ही आपका यहाँ पर काम हो जाएगा. सो स्टेप 1 हमारा यहाँ पे हुआ कि हमने सारे एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है वो यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं. तो इसको मैं एक कॉलम और आगे शिफ्ट कर देता हूँ. अब बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है तो बेसिक को कंप्लीट कर देते हैं, बेसिक सैलरी कर देते हैं पूरा. तो ऐसे हमारी शीट काम करने के लिए पहले सेटअप करनी पड़ेगी. ठीक है. अब एक आदत जो आप सब लोगों को ध्यान में रखनी है वो यह है कि हम टेबल बनाना सीख जाते हैं एक्सेल में, बट हमको जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पर लाना है. तो अच्छा तरीका यही होता है कि सबसे पहले हमने कंपनी नेम पीरियड डाल दिया है, उसके ठीक नीचे हम कुछ रोज और ऐड करेंगे. जैसे हम वर्ड में स्पेस बनाते थे वैसे ही, जैसे हम पेज ब्रेक डालते थे स्पेस बनाने के लिए, हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे यहाँ पर और रोज को एडिट करेंगे. तो जैसे ही आप शीट रोज को इंक्लूड करेंगे एक एक करके रोज बढ़ती चली जाएंगी. तो यहाँ पे हम एक हेडिंग देंगे, गिवन इंफॉर्मेशन. अब गिवन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो है डियरनेस अलाउंस. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि डियरनेस अलाउंस कितना मिल रहा है. सो डियरनेस अलाउंस कैलकुलेटेड एट, यहाँ पे हम डाल लेंगे 10%. है बेसिक पे का, और यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ, और यहाँ पर हम अपना अमाउंट डाल देंगे 5400. तो ये इन्फॉर्मेशन हमको ऐसे क्यों लिखनी है, हम एक ही सेल में क्यों सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिख देते हैं, उसका पर्पस हम बाद में रियलाइज़ करेंगे. अभी के लिए डियरनेस अलाउंस मेरे ख्याल से कैलकुलेटेड एट को भी अलग रखिए यहाँ पर, फिर 10% और कॉमा मैक्सिमम ऑफ डाल के 5400 लिखेंगे. ठीक है. चलिए, तो अब सबसे पहला कंपोनेंट जो डियरनेस अलाउंस है उसकी कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं. हमने यहाँ से हेडिंग डाल लिया है डियरनेस अलाउंस. सो ध्यान रखेंगे कुछ चीज़ों के बारे में. अब हम एक्सेल में सबसे पहला फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं.
तो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल रहा हूँ, आपको अपनी फाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हाउ टू बिल्ड अ फॉर्मूला इन एक्सेल। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, स्टार्ट विद इक्वल टू। सो हमेशा ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू। तो जो भी कैलकुलेशन करनी है उसके लिए सबसे पहले हमको इक्वल टू से शुरू करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अभी मैक्सिमम वाली कंडीशन पे बाद में आते हैं, सबसे पहले तो हम 10% ही कैलकुलेट करते हैं। तो 10% को डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे? 0.1। अब कुछ सिंबल्स हैं, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मल्टीप्लाई के लिए आप लोगों को पता है एक्सेल में कौन सा सिंबल यूज होता है? नो सर। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आपके लिए इंस्ट्रक्शंस डाल देता हूँ। सिंबल्स फॉर arithmetic calculation। तो अगर आपको एडिशन करना है, एडिशन के लिए हमारा सिंबल रहता है प्लस, ठीक है, सिंपल सिंबल है। सब्सट्रैक्शन के लिए हमारा सिंबल रहता है माइनस। मल्टीप्लाई के लिए हमारा सिंबल रहता है स्टार। स्टार कीबोर्ड में कहाँ आता है, कौन बता सकता है फटाफट? कौन सी की को शिफ्ट के साथ दबाने पे स्टार आता है? सर 8। वेरी गुड। तो 8 की को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये स्टार सिंबल आ जाएगा। जिन लोगों के कीबोर्ड में कीपैड सेपरेटली होता है तो उनके पास भी एक स्टार का सेपरेट बटन दिख जाता है, ठीक है? कई कीबोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। आजकल छोटे लैपटॉप्स में वो लोग कीपैड जो नंबर पैड है वो प्रोवाइड नहीं करते। डिवीजन के लिए हमारे को जो सिंबल यूज करना है वो होता है स्लैश, ठीक है? तो याद रखना, मल्टीप्लाई करना है तो स्टार और डिवाइड करना है तो स्लैश। चलिए, तो अब फॉर्मूला पे वापस आते हैं। 0.1 के आगे अब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार लगाऊंगा, ठीक है? मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है इसे? सो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी। तो चूंकि हम आयुषी के केस की बात कर रहे हैं, आयुषी एम्प्लॉय नंबर 1 है, तो आयुषी की सैलरी, बेसिक सैलरी जिस सेल में लिखी है उस सेल को मुझे यहाँ पर डालना होगा। डालने का आसान तरीका क्या है? मैंने स्टार लिख दिया है फॉर्मूले में, मुझे जाना है और आयुषी की बेसिक सैलरी इस सेल में है, यानी सी कॉलम के 11th सेल में आयुषी की सैलरी है। तो अब मैं इस सेल को सेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर C11 लिखा हुआ आ जाएगा। जिस कलर में आपका C11 लिखा हुआ है उसी कलर का एक मार्की बॉक्स बन जाएगा। सब लोग देख पा रहे हैं, राइट? जैसे ही मैं यहाँ पर इस C11 को डाल दूंगा तो अभी के लिए हमारा फॉर्मूला कंप्लीट है, क्योंकि हम सिर्फ 10% कैलकुलेट करना चाहते हैं अभी के लिए। सो
टैब दबाते ही क्या दिखाई हो रहा है, 500 नजर आ रहा है। सही है कैलकुलेशन? यस सर। ओके, तो हमको समझ में आया कि हम किस तरीके से एक सिंपल फॉर्मूला 10% किसी भी अमाउंट का कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू 0.1 स्टार सिंबल, और फिर हम एक रेफरेंस में सेल डालेंगे जिसका 10% हमें निकालना है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। बट ये कैलकुलेशन तो आयुषी के लिए ही हुआ है, बाकी सब लोगों के लिए भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज हमको सीखनी होगी, हाउ टू अप्लाई सेम फॉर्मूला टू अदर सेल। दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ऑटोफिल ड्रैग। तो ऑटोफिल ड्रैग कैसे करते हैं, हमने कैलकुलेट कर लिया है, 500 आ भी गया है। जैसे हम कभी भी ऑटोफिल, आप लोगों को मैंने कल ही ऑटोफिल करना सिखाया था कि हम जहाँ पे एक पैटर्न को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया है। हम इसी फॉर्मूला को आगे एक्सटेंड करने के लिए क्या करेंगे, वापस कोने में जाएंगे, राइट बॉटम साइड पे जैसे ही हमारा ब्लैक क्रॉस हेयर आ जाएगा, इसको क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे तो पूरे के पूरे कॉलम का कैलकुलेशन कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक है, जो लोग साथ में कर रहे हैं वो लोग कर पाए ऐसा? सर पूछो। सर एक बार फॉर्मूला वाला फिर से बता दो। हाँ, मैं फिर से बताऊंगा। कैलकुलेट कराना सर, वैसे वो बता दो। ये देखो, ये कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला है, मैं चार्ट में भी डाल रहा हूँ। 0.1 स्टार, और फिर क्या किया मैंने, जो सेल का 10% मुझे निकालना था मैंने उसको यहाँ रेफरेंस में डाल दिया, C11। कैसे डाला, इतना फॉर्मूला लिख लिया पहले, इक्वल टू 0.1 स्टार, और फिर स्टार के बाद उस सेल पे जाइए और क्लिक कर दीजिए, अपने आप C11 सेलेक्ट होके यहाँ पर लिख जाएगा, और फिर आप टैब या एंटर दबा दीजिए, कैलकुलेशन कंप्लीट। इज इट ओके? यस सर। चलिए, अब दूसरा तरीका समझेंगे कि कैसे एक ही फॉर्मूले को अलग सेल्स में या और सेल्स में अप्लाई करना है। तो एक तो हो गया ऑटोफिल ड्रैग, कि राइट बॉटम कॉर्नर पे जाइए, ब्लैक क्रॉस हेयर लेकर आइए और फिर से ड्रैग कर दीजिए। दूसरा तरीका है हमारे पास में, इसको मैं बोलता हूं ऑटोफिल डबल क्लिक। तो क्या करना है, 500 के राइट बॉटम पे वापस ब्लैक क्रॉस हेयर लेकर आना है, और अब आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है, ड्रैग नहीं करना है। क्लिक करके डबल क्लिक करते ही अपने आप सारे कॉलम का कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला बनाते वक्त हमने बता दिया था कि हमको साइड वाले कॉलम के हिसाब से कोई कैलकुलेशन करनी है, जितना यहाँ पर लिखा है उसका 10% यहाँ पे लिखना है। तो जब तक ये वाले कॉलम में अमाउंट नज़र आ रही है, एक्सेल तब तक कैलकुलेशन कर देता है, फिर उसके आगे कैलकुलेशन नहीं करता। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट फीचर है एक्सेल का, विच यू गाइज कैन यूज। अब थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे कि यहां पर हुआ क्या है। हमने तो एक ही सेल के लिए फॉर्मूला लिखा था, बाकी सारे सेल में अपने आप कैलकुलेशन कैसे हो गया? कोई बता सकता है कैसे हुआ? मैंने 5000 का 500 कैलकुलेट कर लिया था
फॉर्मूला बना के। ये 54,000 का 5,400 कैसे आया? वेरी गुड। सो रिलेटिव रेफरेंस का अब यहाँ पे मतलब समझेंगे। क्या करना है, आपने भी कैलकुलेशन कर लिया होगा, आपके पूरे कॉलम में नज़र आ रहा होगा। अब रिलेटिव रेफरेंस किस बात को कहा जा रहा है उसको समझेंगे। फॉर्मूला टैब में आपके पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ लिखा हुआ शो फॉर्मूलाज। फॉर्मूला टैब में जाइए और फॉर्मूला ऑडिटिंग नाम की एक टाइल है, उसमें शो फॉर्मूला लिखा हुआ है, शो फॉर्मूला करिए। तो शीट थोड़ी ऊपर नीचे होगी बट डोंट वरी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे रिलेटिव रेफरेंसिंग काम कर रही है। जब मैं सेल को ड्रैग करता हूँ या डबल क्लिक करके ऑटोफिल करता हूँ तो हर बार एक्सेल नीचे जाते हुए एक एक सेल, रेफरेंस का भी सेल नीचे करता जाता है। तो उसे कैलकुलेशन किस में करनी है? D11 में करनी है। डियरनेस अलाउंस हम D कॉलम में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो D11 की कैलकुलेशन के लिए उसने C11 को यूज़ किया। जब ड्रैग डाउन करेंगे तो D12 के लिए C12, D16 के लिए C16 और एंड में D20 के कैलकुलेशन के लिए C20 सेल को वो यूज़ करेगा। इज इट क्लियर क्या होती है रिलेटिव रेफरेंस? यस सर। यानी कि एक्सेल इतना स्मार्ट है कि वो पहचान जाता है कि आप क्या चाहते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आगे चल के पता चलेंगे जैसे जैसे हम फॉर्मूला को और डायनामिकली यूज़ करेंगे। बट अभी के लिए जो हमें एक कॉलम की कैलकुलेशन करनी थी वो एक्सेल ने अपने आप समझ के कर दी है। और कभी चेक करना हो कि मेरे रेफरेंसेस ठीक आ रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए ये शो फॉर्मूला वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब वापस इसको डीसेलेक्ट कर दीजिए तो आपकी शीट वापस पहले जैसी लगने लगेगी। सब लोग शो फॉर्मूला को यूज़ कर पाए? अच्छा, पहले तो ये बताओ कितने लोग लैपटॉप के साथ जुड़े हुए हैं? मिताली जुड़ी हुई है, बाकी लोग? सो वी हैव गर्वित, हर्ष, शरद, कुलदीप, तुषार। ओके, सो आई होप कि आप लोग अपने लैपटॉप्स के साथ ही क्लास में जुड़े, बिकॉज दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर साथ में नहीं करेंगे तो फिर सीखने को कम मिलेगा। यूट्यूब वीडियो की तरह चलाएंगे क्लास को तो नहीं काम करेगा। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर डियरनेस अलाउंस की बात कर ली है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस में हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। हमने 10% की कैलकुलेशन जो थी वो कंप्लीट कर ली है। अब हमें एक कंडीशन लगानी है। तो आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से केस में हमारा जो डियरनेस अलाउंस का कैलकुलेशन है वो रूल के हिसाब से गलत जा रहा है? किसी केस में ऐसा हो रहा है? सर एक्सेप्ट आयुषी सारे केसेस में गलत जा रहा है। आयुषी का तो 500। सर एक्सेप्ट आयुषी बाकी सारे केसेस में गलत जा रहा है। आर यू श्योर? रूल है हमारा कि 10% का कैलकुलेशन है बेसिक सैलरी का, और मैक्सिमम किसी को दे सकते हैं 5,400। सर ओजस के केस में गलत है। हाँ, ओजस के केस में क्योंकि सैलरी 62,000 है ना। 62,000 सैलरी पे 10% कैलकुलेट किया तो आया 6,200। पर हम क्या रूल के हिसाब से 6,200 दे सकते हैं? नो सर। राइट। सो
हम उसको मैक्सिमम 5400 ही दे सकते हैं। इसी वजह से ललितेश का केस जो है वो सही है, इवन विद जस्ट 10% कैलकुलेशन, क्योंकि उसकी सैलरी जस्ट 5400 डियरनेस अलाउंस उसको अलाउ करती है। चलिए, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमें ये किसी तरीके से एक्सेल को समझाना है कि भाई डियरनेस अलाउंस 5400 से ज़्यादा मत दो, ठीक है। सो अभी मैं इसे नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर हम एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं जो कि हमको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि कैसे हम दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन होता है मैक्स फंक्शन और एक फंक्शन होता है मिन फंक्शन, दोनों को कैसे यूज़ करें। यूज ऑफ मैक्स एंड मिन। तो जो मैक्स फंक्शन है आपका, वो क्या करता है, वो जो गिवन वैल्यूज हैं उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे वापस रिजल्ट में डालता है। तो अगर मान लो कि मैं मैक्स फंक्शन लगाता हूँ 4 नंबरों पे 5, 7, 3, 9, आंसर क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए, क्योंकि मैक्स फंक्शन हमको क्या करता है, गिव्स आउट, इसके नीचे लिखते हैं हैशटैग गिव्स आउट द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम दो नंबर्स को या दो से ज़्यादा नंबर्स को कंपेयर करेंगे मैक्स फंक्शन में, तो मैक्स फंक्शन हमको हाईएस्ट वैल्यू देगा। अब उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं मिनिमम के लिए, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? और इसके लिए भी जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम ही है, बस एक चेंज है कि मिनिमम फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है। तो अगर मैं यही करता हूँ, MIN ब्रैकेट में लिखता हूँ 5739, तो क्या आंसर आएगा? थ्री आएगा आंसर। वेरी गुड। तो अब हमने इन दोनों फंक्शंस को समझ लिया है कि अगर हम दो नंबर्स को या दो से ज़्यादा नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है और मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू देता है, ठीक है। अब ये सोच के बताना है आप लोगों को कि डियरनेस अलाउंस में जो प्रॉब्लम हम ओजस के लिए फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? मैक्स लगाना चाहिए कि मिन लगाना चाहिए? So marks. ओके, और कोई आंसर है या सब लोग मैक्स के साथ जाना चाहते हैं? यस, चलिए मैक्स फंक्शन लगा के देखें क्या मैक्स फंक्शन हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो अभी हम डियरनेस अलाउंस वाले हेडिंग को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे हम बस डालते हैं हेडिंग 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, क्योंकि इस कॉलम में तो हमने 10% ऑफ बेसिक सैलरी ही निकाला है। अब देखिए मैक्सिमम डीए कितना पे कर सकते हैं हम? 5400। मैं इसको कॉपी करके यहाँ सारे सेल में लिख देता हूँ। तो अब हमें कंपेयर करने के लिए दो वैल्यूज़ मिल गई हैं। हम दोनों में से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो अब अगर मैं यहाँ पर यूजिंग मैक्स
करता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने मैक्स फंक्शन डाला यहाँ पर और ब्रैकेट ओपन करके दोनों वैल्यूज को सेलेक्ट कर दिया जो मुझे कंपेयर करनी है, D11 और E11। अगर आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट करोगे, जस्ट वेट अ सेकेंड, ब्रैकेट्स ओपन कर लिया, आपने लिख लिया मैक्स। अगर मैक्स के अंदर आप दोनों वैल्यूज को सेलेक्ट करोगे एक साथ तो D11:E11 आ जाएगा। अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हो तो D11, E11 भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें काम करती हैं। सर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस है ना, D11 500 है और E11 5400 है। तो मैंने मैक्स फार्मूला यूज़ किया जैसा आप लोगों ने बताया। क्या इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या सोचना पड़ेगा फिर से? हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ओजस के लिए हमें क्या अमाउंट चाहिए डीए की? ओजस के लिए डियरनेस अलाउंस 400। 5400 होना चाहिए, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करने पे 5400 आएगा? द मिनिमम। मिनिमम, राइट। तो अगर आप मैक्स फंक्शन यूज करोगे तो उससे क्या लगता है, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होती है। तो अगर हम यहाँ पर मिनिमम फंक्शन लगाएंगे तो जब भी वैल्यू 5400 से ऊपर जाएगी तो वो 5400 आंसर देगा। चलो इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो अब मैं मैक्स की जगह पर ये मैं एक अलग ही कॉलम बनाता हूँ, यूजिंग MIN min। अब min फंक्शन मैंने लगाया MIN और यही दो वैल्यूज़ 500 और 5400 दोनों को कंपेयर किया है। तो क्या अब हमारे लिए काम आसान हो गया? यस सर। क्योंकि अब ओजस के केस में क्या हो रहा है, इस फॉर्मूला को यूज करने की वजह से क्या हो रहा है, 10% कैलकुलेट किया तो 6200 आया, बट 6200 तो 5400 की लिमिट से ज़्यादा है। तो हमें उस केस में क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। कभी कभार आपने लिखा हुआ देखा होगा, विचएवर इज मैक्सिमम और विचएवर इज लोअर और मिनिमम, ऐसा कई जगह स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ देखा है आपने? यस सर। राइट। तो कभी कभार हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है और कभी कभार हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है। अब इस केस में, डियरनेस अलाउंस के केस में हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर किसी का 10% निकल के आता है जो 5400 से कम है तो हम उसको वही दे देंगे। यानी कि जैसे मान लो आप काजल का केस कंसिडर करो, काजल के केस में 10% ऑफ बेसिक सैलरी आया 4600 जो लिमिट के नीचे है, यानी कि हम काजल को 4600 दे सकते हैं। बट वहीं ओजस के केस में, ओजस के केस में हम देख रहे हैं कि डीए कैलकुलेटेड आया है 6200, लिमिट से ऊपर जा रहा है, तो हम वहाँ पर मिनिमम फंक्शन यूज़ करके 5400 कर देंगे। तो बात समझ में आई है क्यों मिन फंक्शन लगाना है, मैक्स नहीं लगाना है? यस सर। किसी को भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछना, ठीक है? ये अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। चलिए, तो अब हमने ये सारी वर्किंग कर ली, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें इतनी सारी वर्किंग शीट में नहीं दिखानी है, कोई देखेगा तो पागल हो जाएगा, इतनी सारी कैलकुलेशन कर दी है। तो हमको एक फॉर्मूला बनाना है जिसमें हम मिनिमम फंक्शन भी लगाएं और जिसमें हम 10% भी कैलकुलेट करें। तो अब
हम डियरनेस अलाउंस का फॉर्मूला यहाँ पर बनाते हैं। चलिए, इक्वल टू से शुरू करेंगे। कौन सा फंक्शन लगाना है, मैक्स या मिन? तो मार्क्स। फिर से गड़बड़, सर मिनिमम। मिनिमम लगाना है। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि मिनिमम फंक्शन ही आपको सही वैल्यू देगा जब आप किसी कैपिटल नहीं, आई वांटेड टू से कैप अमाउंट, यानी कि अगर किसी अमाउंट पे लिमिट लगी हुई है तो उससे अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो मिनिमम फंक्शन आपको हेल्प करेगा। सो आई विल स्टार्ट विद MIN। तो पहला नंबर क्या है जो हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज 10% ऑफ बेसिक सैलरी। यस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.1 स्टार और यहाँ पे हम बेसिक सैलरी के सेल को सोर्स कर देंगे। और अब हमें किससे कंपेयर करना है, इसे किससे कंपेयर करना है? दूसरा नंबर कौन सा है हमारे मिनिमम फंक्शन में? 50 सर। वेरी गुड, 5400। तो अब जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे, मैं इसे चार्ट में भी डाल रहा हूँ समझने के लिए, जब आप इसे डबल क्लिक करोगे तो अब ओजस का केस भी करेक्ट हो गया। यस, यस सर। तो एक बार ओजस के केस को थोड़ा और लास्ट टाइम क्लोजली देख लेते हैं ताकि सारी बात समझ में आ जाए। ऊपर तक तो सारी कैलकुलेशन यहाँ तक सही चल रही थी, ठीक है, 5400 तक ललितेश के केस तक सही था। ओजस के केस में प्रॉब्लम आ रही थी पहले, तो हमने क्या किया, हमने मिनिमम फंक्शन लगा दिया। तो अब ये मिनिमम फंक्शन कर क्या रहा है, इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला आपने लगा दिया है, फॉर्मूला यहाँ नज़र भी आ रहा है, फॉर्मूला बार में हमको नज़र आ रहा है। उसके ठीक आगे एक बटन होता है जिसे कहते हैं FX बटन। FX बटन पे क्लिक करिए तो यहाँ आपको उस फॉर्मूले की वर्किंग नज़र आ जाएगी। तो पहली चीज़ जो कैलकुलेट हुई वो क्या थी, 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो थी 6200। अब दूसरा नंबर जो हमने उसे दिया दैट वाज 5400। दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 5400। तो आपका आंसर सही आ गया 5400। सो आई होप दिस क्लैरिफाइज कि हम डियरनेस अलाउंस कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास ऐसी दो कंडीशंस हों। ठीक है, अब क्या करना है, अब इतना सारा जो हमने समझने के लिए ये कॉलम्स बनाए थे इनको हम हटा देंगे और सिर्फ यही कॉलम हम रखेंगे। तो मैं पहले से कंट्रोल X करके यहाँ लगा देता हूँ और इन सब चीज़ों को मैं क्लियर ऑल का बटन होता है यहाँ पर, कहाँ पर, हमको जो भी जगह क्लियर करनी है एक्सेल शीट में, होम टैब में क्लियर का बटन होता है, क्लियर ऑल, तो वो सारे के सारे सेल क्लियर हो जाएंगे। इसका भी मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ, तो क्लियर फॉर्मेट। चलिए, डियरनेस अलाउंस की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया एक्सेल यूज़ करके। ठीक है, अब जो अगली चीज़ हमें करनी है वो है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस के लिए भी हमें यहाँ पर एक कॉलम बना लेना है। ये कॉलम हमारा रेडी है। चलिए, अब पहले हाउस रेंट अलाउंस के लिए जो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 2
और इसी तरीके से अगर मैं इसे ड्रैग कर दूंगा तो ऑप्शन 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें तीनों ऑप्शंस के लिए अपने अमाउंट्स को बताना है। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 तक है, यानी अप टू 10,000, तो हमको कितना HRA देना है? So 1000. Mithali, a little careful, okay? Just read the question once. Sorry sir, 10% of basic salary. Right? 10%. So we write 10% here. अब अगर सैलरी अप टू 25,000 है तो कितना देना है? अब मिताली नहीं बोलेगी 1000। So 1000 plus 20% of 15,000. Okay. So 1000 plus we have 20% of basic salary. तो हम यहाँ पर अभी के लिए 20% डाल देंगे। 20% of above basic salary, ठीक है। अब अगर आपकी सैलरी 25,000 के ऊपर है, यानी अबव 25,000, ये हमारा तीसरा ऑप्शन है, तो हमको फिक्स्ड अमाउंट कितना देना है? So 4,000. 4,000 and percentage of above basic salary 30%. 30%। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेसिक सैलरी के लिए शॉर्ट फॉर्म BS, अबव हमारे लिए है 10,000 and we replicate this of BS above 25,000। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट कर लेते हैं। चलिए, तो ऑप्शन 1 में हमारे पास है ऑफ BS डाल देते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे भी BS लिख देते हैं। ऑप्शन 1 हुआ हमारा, ऑप्शन 2 हुआ ये, और ऑप्शन 3 हुआ हमारे पास ये। तो ऑप्शन 1 में अगर बेसिक सैलरी 10,000 तक है तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ऑप्शन 2 में अगर बेसिक सैलरी आपकी 25,000 तक है तो 1,000 फिक्स मिलेगा, प्लस 20% ऑफ BS अबव, ठीक है। तो हम इसके ऊपर भी एक कॉलम डाल देते हैं ताकि इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। तो कंडीशन है हमारी ये, दोनों चीज़ें मिला के हमारी कंडीशन है। फिर फिक्स्ड अमाउंट कितना है? फिक्स्ड DA, वेरिएबल DA। तो अब आप सारे के सारे ऑप्शन को क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। कंडीशन वाले को मैं ज़रा एक सेल बना देता हूँ।
तो ये हमारी टेबल बन के तैयार होती है, जहाँ पर वेरिएबल डी वाले को भी मार्जिन सेंटर कर देते हैं। बॉर्डर्स के साथ देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर बेसिक सैलरी 10,000 तक है तो फिक्स डीए हमारा 0 है, 0 पोर्शन फिक्स्ड है, सारा का सारा वेरिएबल है, 10% ऑफ बीएस। फिर अगर आपकी बीएस 25,000 तक है तो 1,000 फिक्स है, 20% एक्स्ट्रा मिलेगा अबव 10,000। बीएस अबव 25,000 4,000 फिक्स्ड है, 30% अबव 25,000 मिलेगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन को हमने अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है वो एक नया फॉर्मूला है और बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड फॉर्मूला है। इसको प्रोग्रामिंग में हम बेसिक्स में भी कहते हैं कि ये बेसिक्स है किसी भी प्रोग्रामिंग का। तो जब हम फॉर्मूलाज बना रहे होते हैं एक्सेल में तो हम छोटी सी बहुत छोटे लेवल पे ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लोर कर पाए। यूज़ ऑफ इफ़, ठीक है। तो इससे पहले किसी ने इफ़ फंक्शन यूज़ किया है? सो मोस्ट प्रोबेबली नहीं यूज़ किया है। किसी ने प्रोग्रामिंग वगैरह भी नहीं करी स्कूल में कभी? ओके सर वो बहुत पहले करवाई गई थी 6th-7th में। अच्छा, तब यूज़ किया था, तुम्हें याद है इफ फंक्शन? यस सर। ओके, कोई नहीं, डरो मत, मैं पूछ नहीं रहा। ओके, सो वी हैव द इफ फंक्शन। अब इफ फंक्शन में जैसे हमने मैक्स और मिन फंक्शन को समझा था, इसके 3 पार्ट्स को आज समझेंगे, फिर क्लास को आज ओवर करते हैं, ठीक है। सो इफ फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। जब कभी आप इफ फंक्शन लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बतानी होती है उसे कहते हैं लॉजिकल टेस्ट। फिर आती है वैल्यू इफ ट्रू, और लास्ट में आती है वैल्यू इफ फॉल्स। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर इस चीज को समझते हैं। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है क्वालिफाइंग कंडीशन, ठीक है। अब ये कंडीशन हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मान लो हम चेक करना चाहते हैं कि कोई नंबर 20 से बड़ा है या नहीं है, ठीक है। मान लो हमें 2 नंबर्स गिवन है। पहला नंबर है 23, पहला नंबर है 13 और दूसरा नंबर है 43। मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या जो गिवन नंबर है वो 20 से बड़ा है या नहीं। तो अभी अगर मैं 13 का केस लूँगा तो आंसर क्या आएगा? क्या 13 20 से बड़ा है? नो सर। नो, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1, तो एक्सेल क्या टेस्ट करेगा? एक्सेल टेस्ट करेगा 13 ग्रेटर दैन 20 क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या आएगा? नो। नो का एक और फॉर्म भी होता है जिसको हम कहते हैं फॉल्स, ठीक है। अभी अगर एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं जहाँ पे हमारा नंबर है 43,
तो क्या 43 20 से बड़ा है? यस सर। यस, राइट। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। इफ फॉर्मूला क्या करता है कि अगर मैं एक्सेल को एक टेस्ट करने को बोलता हूँ कि एक्सेल टेस्ट करो कि ये कंडीशन क्वालिफाई हो रही है या नहीं, तो एक्सेल सबसे पहले तो ये डिसाइड करेगा कि हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आंसर आएगा ट्रू, यानी कि इट्स अ ग्रीन आंसर, यस, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कंडीशन क्वालिफाई नहीं हो रही है, तो आंसर आएगा फॉल्स, यानी नो। अब इसका फ़ायदा कैसे है? हमने इसको यूज़ करा है तो इसका फ़ायदा हमें समझना पड़ेगा। तो फ़ायदा ये है कि अगर आपका आंसर कंडीशन टेस्ट करने के बाद ट्रू आ रहा है, तो जो आप वैल्यू इफ़ ट्रू में डालोगे तो वो आंसर में आ जाएगी। अगर आप वैल्यू इफ़ फॉल्स में कुछ डालोगे और आपकी कंडीशन क्वालिफाई नहीं कर रही है, तो वैल्यू इफ़ फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम ख़त्म हो गया क्लास का, तो कल कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो सी यू ऑल टुमारो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, बाकी we'll see each other tomorrow. थैंक यू सर। Okay, bye bye. थैंक यू सर। थैंक यू सर।
Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. I hope I'm audible. So I guess Kusum joined in first, right? Okay. So we have only 6 students today, including me. What happened today? बाकी क्लासेस में भी क्या इतनी स्ट्रेंथ आ रही है? जो 5 आए भी हैं वो भी शांत है. What happened? Yes, Manish, you are trying to say something. नो सर, आते तो है बाकी क्लासेस में, आज का नहीं पता सर. आज का नहीं पता. मिड डे ब्रेक ले लिया है. ओके, कोई नहीं. सो लेट अस स्टार्ट.